और अब खबरें तफसील से। अमरावती की रुकने पार्लियामान नवनीत राणा और उनके शौहर और एमएलए रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया है। राणा जोड़े ने उनके खिलाफ दायर मुकदमे को मुस्तरद करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है, जिस पर समाअत जारी है। ख्याल है कि राणा जोड़े ने वजीर आला उद्धव ठाकरे की रिहायशगाह के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिस पर हंगामा बरपा हुआ था। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के मामले को लेकर काफी सियासत तेज है और इसी सिलसिले में अमरावती के रुकने पार्लियामान नवनीत राणा और उनके शौहर एमएलए रवि राणा ने वजीर आला उद्धव ठाकरे की रिहायशगाह के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ और अदालत में इस वक्त समाअत जारी है। प्रशांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, काफी लाउडस्पीकर को लेकर काफी हंगामा है, काफी सियासत हो रही है, अदालत में मुकदमा चल रहा है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है, क्या अपडेट दे रहे हैं आप? राणा के वकील हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई है वो बिल्कुल गलत तरीके से की गई, उसे पूरी तरह से रद्द की जाए, ऐसी उनकी मांग है। बहरहाल अभी उन्होंने जो मुद्दे रखे मैं आपको बताऊं अदालत में, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये पुलिस जो है कानूनी पैतरे अपना रही है। एक एफआईआर में सारे सेक्शंस अगर लिखे जा सकते हैं तो नवनीत राणा के खिलाफ 2 एफआईआर क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए जो मामला था वो एक ही दिन का था और उनके वकील का कहना है कि उन्होंने 2 धाराएं अलग अलग एफआईआर में दर्ज की है। पहले एफआईआर उन्होंने जब दर्ज की तो उसमें धारा 153A यानी क्रिएटिंग वायलेंस बिटवीन कम्युनिटी, इसके तहत उन्होंने मामला दर्ज किया। और दूसरा एफआईआर जो है उन्होंने दूसरे दिन जब बनाया तो वो 353 का लगाया, यानी जब सरकारी कामकाज में कोई बाधा डालता है तो सेक्शन 353 लगता है जी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बैंड्रा कोर्ट में जब हॉलीडे कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो दूसरे दिन एक एफआईआर में सेडिशन के चार्जेस को ऐड किया जाता है, लेकिन दूसरे एफआईआर के लिए इन्होंने दूसरा सेक्शन क्यों बनाया है? यानी कुल मिलाकर उनका कहना था कि एक ही एफआईआर में सारे सेक्शन आ जाएंगे तो उसमें ये होगा कि अगर उन्हें एक मामले में जमानत मिल गई तो वो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अगर 2 एफआईआर हुआ तो एक जमाने में अगर जमानत मिलती है तो पुलिस उन्हें दूसरे मामले में फिर गिरफ्तार कर लेगी। यानी ये जो गेम है कानूनी पैतरे, ये पुलिस की तरफ से खेला जा रहा है, ऐसा आरोप जो है उनके वकील ने अदालत में लगाया है। साथ ही जो सरकारी वकील हैं प्रदीप गरद, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दोनों मामले अलग अलग हैं, क्योंकि जब कामकाज करने पुलिस उनके घर पर गई थी तब एक अधिकारी ने बताया कि वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उन्हें डांट भी लगा रही थी और अपना रसूख दिखा रही थी। तब धारा जो है 353 लगाया गया सरकारी काम में बाधा डालने का। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोनों पक्ष जो है अदालत में अपनी अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ ये मानी जाती है कि अगर हाई कोर्ट से नवनीत राणा को राहत मिलती है तो वहीं जो 27 तारीख को पुलिस को जो रिप्लाई देना है बैंड्रा कोर्ट में, वो देखना होगा कि क्या रिप्लाई देती है। और 29 तारीख को बैंड्रा कोर्ट में उनकी जमानत पर जो सुनवाई होनी है तो उसका क्या रुख हो। बहरहाल इंतजार करना होगा, देखना होगा कि अदालत दोनों पहलुओं को सुनने के बाद क्या कुछ तय करती है। आज जी, अभी समाअत चल रही है, सुनवाई चल रही है, कब तक ये सुनवाई में ये सारी चीजें क्लियर होगी? देखिए बहरहाल रिजवान मर्चेंट ने अपनी सारी बातें रख ली है और आखिरी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जो अदालत में उन्होंने खुल के कहा कि मैं वो कहना नहीं चाहता था। उन्होंने इस बात को भी बताया कि एक सांसद की से किस तरह से पुलिस बिहेव कर रही है, किस तरह से उन्हें परेशान कर रही है, उन्हें पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बाथरूम जाने के लिए नहीं दिया जा रहा, यानी प्रताड़ित उन्हें देखा जाए तो किया जा रहा है। ये बात जो है रिजवान मर्चेंट ने आखिरी में कहा है। प्रदीप गरद अपनी बात रख रहे हैं, कुछ समय में उनकी बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद अदालत जो है आदेश पढ़ेगा। पहली बात तो देखना होगा कि इस पिटीशन को अदालत स्टैंड करती है कि नहीं, क्योंकि अभी बहस जो की जा रही है उस पिटीशन को वहां पर स्टैंड करने की बात कही जा रही है। हाँ, अदालत ने इस पिटीशन को स्टैंड कर लिया। अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो ये जानकारी है कि इस पिटीशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब जो है अदालत अपना आदेश पढ़ना शुरू कर दिया है। यानी कुछ समय में जो है ये फैसला हो जाएगा कि हाई कोर्ट से क्या कुछ नवनीत राणा को राहत मिलती है या फिर देखना होगा कि जिस तरह का मामला पुलिस ने दायर किया है उस तरह से ही कार्रवाई आगे होगी। प्रशांत, इस पूरे मामले पर आप नजर रखें, हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। तो जैसा कि प्रशांत ने कहा कि अदालत ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया है, अपनी सारी तफसीलात अदालत के सामने रख दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।
और गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी को असम की एक अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने के मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने गुज़श्ता रोज जमानत अर्जी पर फैसला महफूज कर लिया था। मेवानी को असम पुलिस की एक टीम ने जुमेरात को गुजरात के पालनपुर से असम के कोकराझार के एक मकामी बीजेपी लीडर की जानिब से शिकायत दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम आजम खान से मुलाकात करने सीतापुर जेल पहुंचे, जहां जेल में आजम खान से आधे घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम योगी के दौर में आजम खान पर जुल्म हो रहा है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। इसको कोई कनेक्शन के रूप में देखना ठीक नहीं है। आजम खान साहब से मेरे बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। वो हमारे आश्रम में श्री कल्की धाम में जब मिनिस्टर थे तब भी आते थे। मेरा उनका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जी मैं आज उनसे मिलने आया। उनकी खैरियत पूछी, कुशलक्षेम पूछी, उन्हें गीता भेंट की और सियासत पर भी देश के मौजूदा हालात पे भी बात की। सवाल उत्तर प्रदेश के शासन का से आजम खान को बकरी चोरी में, मुर्गा चोरी में, शराब की बोतल की चोरी में अगर इस तरह अंदर रखा गया है तो ये इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ। मुझे लगता है आजम खान का सबसे बड़ा जो गुनाह है वो ये है कि वो एक मुसलमान है और इस देश में मुसलमान होना आज गुनाह है। सत्य की लड़ाई का प्रतीक है जी। उन्होंने उसे स्वीकार किया जी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास पहले भी गीता और रामायण थी जी, लेकिन पुलिस ने, एजेंसीज ने सारी पुस्तकें उनसे छीन ली गई जी। तो गीता को पा करके मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कांग्रेस में आने के लिए आपने कोई जिक्र किया? आजम खान साहब के ऊपर जुल्म ज्यादतियां हुई जी और उनकी सेहत भी बहुत खराब रही है जी। मौत के मुंह से बाहर आए हैं जी। जो वो अपनी हालत बयां कर रहे थे जी, उसे सुन करके मेरी आंखें भर आई। इतना जुल्म करना किसी भी हुकूमत को शोभा नहीं देता। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, योगी जी से मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति में शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर तनाजे पर कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई है। वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो पुलिस मुनासिब कार्रवाई करेगी। लाऊडस्पीकरच्या वापराच्या संदर्भात की तुम्ही जर अमुक तारखेपर्यंत भोंगे उतरवले नाहीत तर मग आम्ही उतरू किंवा आम्ही हनुमान चालीसा म्हणू वगैरे वगैरे, तर अशी कायद्यामध्ये सरकारने भोंगे लावणं किंवा उतरवणं याच्यामध्ये कोणतीही तरतूद त्याच्यामध्ये नाही. सरकार त्याच्यातला निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावले, जे वापर करतायत त्यांनीच त्या ठिकाणी त्याची काय काळजी घ्यायची हे महत्वाचं आहे. आजच्या चर्चेमध्ये जे मुद्दे निर्माण झाले, समजा आता आजांच्या संदर्भामध्ये चर्चा सुरू आहे, तर बैठकीमध्ये हाही प्रश्न निर्माण झाला की ज्यावेळेला आपण एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारची भूमिका घेऊ त्यावेळेला त्याचा परिणाम अन्य समाजांच्यावर किंवा अन्य एक धार्मिक उत्सवावर किंवा सांस्कृतिक उत्सवावर काय होणार आहे. कारण खेडेगावामध्ये जवळपास रोज किंवा काही
अंतरावर त्या ठिकाणी भजन चालू असतं, कीर्तन चालू असतं, सकाळची पहाटेची काकड आरती असते, नवरात्रीचा उत्सव असतो, गणपतीचा उत्सव असतो, गावाकडे यात्रा असतात. तर या सगळ्या गोष्टींवर त्याचा काय परिणाम होईल याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा चर्चा केली. आणि आपण जर असं मानलं की कायदा सर्वांच्यासाठी समान आहे, तर वेगवेगळ्या लोकांच्यासाठी वेगवेगळी भूमिका त्या ठिकाणी घेता येणार नाही. सगळ्यांच्यासाठी एकच भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल. हेही स्पष्ट केलं की कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचा भंग झाला तर पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई करणं अपेक्षित आहे. त्या पद्धतीने पोलीस करतील. नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की, जहां पर एक इमारत मुनहदम हुई है और ज़ेर तामीर निज़ाम का यह वाक़या, जिस पर राहत और बचाव का काम जारी है. सरकारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जो लोग फंसे थे, जैसा कि हमने बताया कि 5 लोगों के फंसे होने का अंदेशा बताया जा रहा था. ज़ेर तामीर इमारत के इंहदाम के बाद वहां जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम जारी है. ये दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की इमारत है, जहां पर ये इमारत का इंहदाम हुआ है. उसमें 5 लोगों के फंसे होने की खबर आई थी. राज तस्वीरें आप देख रहे हैं. राहत और बचाव अमला इमारत के नीचे दबे और फंसे लोगों को निकालने की कोशिश है. इसके बाद ये अंदाज़ा लगेगा कि कितने लोग, 4 से 5 लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर आई है, क्योंकि ज़ेर तामीर इमारत का इंहदाम हुआ है. तो 4 से 5 लोगों के अफराद ज़ख्मी हैं और साथ ही 5-6 लोग फंसे हुए हैं, ये बताया जा रहा है. और राहत और बचावकारी अमला इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है. पुलिस भी साथ में जुड़ी हुई है. ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की हैं, जहां पर यह इमारत गिर गई है, जिसमें 4 से 5 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और 5 लोग इसमें फंसे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है. राहत का काम अभी जारी है. बचावकारी टीम, राहत और बाज़ाबतकारी का काम यहां पर जारी है. लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है. अभी तक किसी के मरने की कोई इतला नहीं है, जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 से 5 लोग अभी ज़ख्मी हुए हैं, 5 से 6 लोग फंसे हुए हैं. उन्हें निकालने की कोशिश पुलिस और राहत बचाव अमले की जानिब से जारी है. आगे बढ़ेंगे. लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है. बीजेपी ने उद्धव ठाकरे हुकूमत पर जमकर तनकीद की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने हुकूमत को निशाना बनाया. उन्होंने किसी को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर सेडिशन का चार्ज लगाए जाने को शर्मनाक हरकत करार दिया. या महाराष्ट्रामध्ये हनुमान चालीसा म्हणण्यावर जर सेडिशन होत असेल तर आमच्यापैकी प्रत्येक जण हा राजद्रोह करण्याकरता या ठिकाणी तयार आहे. प्रत्येक जण तयार आहे. पण या ठिकाणी ज्या प्रकारे हे सरकार वागताय, हे अत्यंत महाराष्ट्राला लज्जा आणणं आहे. जर सरकारला वाटत असेल जशास तसं उत्तर पाहिजे, तर ते देण्याची ताकद आणि हिंमत भारतीय जनता पक्षामध्ये आहे, हे स्पष्टपणे सांगतो. पण आम्ही लोकशाही मानणारे लोक, लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करतो. आमच्याशी ठोकशाहीने वागाल, उत्तर तसंच. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर पैदा हुआ तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है. अब एनसीपी की कारकुन फहमीदा हसन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा के साथ मजहबी दर्स देने की इजाज़त मांगी है. उन्होंने इस खत में लिखा कि उन्हें मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा, नौकार मंत्र, गुरु ग्रंथ वगैरह पढ़ने की इजाज़त दी जाए और इसका वक्त भी बताया जाए. 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाज़त मांगी है. हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के
आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वजयणम नमो लोय सवसावणम एसो पंच नमोकारो सब पाव फणासणो मंगलांच सवेसी पडमंग हवई मंगलम। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगी कि आज उद्धव ठाकरे जी पहले एक संगठन के प्रमुख थे, अभी आज वो एक राज्य के प्रमुख है। तो उनको जो राज्य में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनको उसमें समाविष्ट करना पड़ता है। इसके लिए किसी का कोई हिंदुत्व मरता नहीं, किसी का कोई ईमान मरता नहीं है, बस अपने देश के लिए काम करना है। एक सांसद होने के नाते नवनीत राणा जी को आज महंगाई कम होने के बारे में बोलना चाहिए था, रोजगारी जो बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार देने के बारे में बोलना चाहिए था, हमारे देश को कैसे हम आगे लेके जाए। और जो लोगों की समस्या है, सबसे पहले तो मैं गृहिणी होने के नाते हमारे रसोई घर में जो एक दबाव पड़ा है बड़ा, वो दूर करने की हम बात करेंगे। हम देश हित में, राष्ट्र हित में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। कांग्रेस से नाराज चल रहे हार्दिक पटेल का अगला कदम क्या होगा, इस पर तजस्सुस बरकरार है। जराये के मुताबिक हार्दिक पटेल बीजेपी लीडरों के राब्ते में हैं और जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। वाज़ेह है कि हार्दिक पटेल पार्टी क़यादत से नाराज हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने कहा था कि पार्टी में नौजवान लीडरों की कदर नहीं है। तमिलनाडु की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलरों की तकर्री का इख्तियार अब रियासती हुकूमत को होगा। रियासती असम्बली ने इस हवाले से पेश की गई करारदाद को मंजूरी दे दी है। सर्च कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर रियासती हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की गई थी। बीजेपी ने करारदाद के खिलाफ बाइकआउट किया। ख्याल रहे कि तमिलनाडु में रियासती हुकूमत की इमदाद याफ्ता 13 यूनिवर्सिटियां हैं। वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने हुकूमत के मौक़िफ़ का दिफा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वाइस चांसलरों की तकर्री रियासती हुकूमतें सर्च कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर करती हैं। बेंगलुरु का क्लियरेंस स्कूल तनाज़े में घिर गया है। हिंदू तंजीमों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस स्कूल में बाइबल की तालीम दी जा रही है। 100 साल कदीम क्लियरेंस स्कूल के निज़ाम तालीम पर चंद हिंदू तंजीमों ने सवालात खड़े किए हैं और ये बात कही कि इस स्कूल में दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी हो रही है। हिंदू जन जागृति तंजीम का इल्ज़ाम है कि स्कूल में निसाब के साथ बच्चों को बाइबल की तालीम दी जा रही है। दूसरी जानब हाई स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज मैथ्यू ने कहा कि स्कूल की एक पॉलिसी से समाज में चंद लोग नाराज हैं, लेकिन यह तालीमी इदारा कानून के मुताबिक खिदमात अंजाम दे रहा है। बाइबल की तालीम पर सामने आए एतराज़ के बाद स्कूल इंतजामिया वकला से राय मशवरा कर रही है और जल्द ही बयान जारी किया जाएगा। Tell you that we are aware that some people in society are upset about one of the policies of our school. We are a peace-loving and law-abiding school. We have consulted with our advocates in this matter and we will follow their advice in keeping with the law of the land. We will not break the law of the land. That is our affirmation. For 100 years we are here and we will continue to be a society building school. I'm not commenting on any question. Let our advisors tell us and we will issue a press statement. I'm sorry, no comment on this. You give your questions to me and I will give it to our lawyers. They will prepare a press release and they will. फर्रुखाबाद में कायमगंज और मेन सिटी को जोड़ने वाले हथियापुर में पुलिस चौकी का इफ्तिताह अमल में आया। पुलिस चौकी का इफ्तिताह कानपुर के IPS प्रशांत कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम के मसाइल से भी वाक़फ़ियत हासिल की। इंस्पेक्शन था 2 दिनों का, वो इंस्पेक्शन हमने किया, 2 थाने हमने देखे। उसके अलावा पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, पुलिस पेंशनर्स के साथ गोष्ठी, आंकिक शाखा, जो एनुअल इंस्पेक्शन का क्रम होता है, साइबर क्राइम को लेके हमारी चर्चा हुई SP साहब से और इस पे एक डेडिकेटेड एक साइबर क्राइम थाना कानपुर में खुला है
लेकिन यहाँ भी हम साइबर क्राइम के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जितने महिला विशेष सुरक्षा बल हैं वो गश्त पे है, उनकी गश्त देखी, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के बाद जनूबी दिल्ली और मशरकी दिल्ली में भी बुलडोजर चलने का खदशा है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सियासी बयानबाजी का दौरा है। शाहीन बाग इलाके में बुलडोजर चलाने के लिए बयानबाजी पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काउंसलर वाजिद खान ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई की गई तो वाजिद खान इस कार्रवाई के सामने खड़े होंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चलने के बाद इस तरह की खबरें आने लगी कि साउथ दिल्ली में और ईस्ट दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा और इस मामले में सर्वे किया जा रहा है। खास तौर से शाहीन बाग ओखला का नाम आया कि वहां पर बुलडोजर चलने वाला है। हमारे साथ हैं शाहीन बाग के काउंसलर अब्दुल वाजिद खान। वाजिद साहब, क्या हकीकत है इस बात की, क्योंकि आप तो खुद काउंसलर हैं? देखिए, ये सब अफवाहें हैं और ये लोग जो भाजपा चाहती है कि दंगा कराना, जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज भाजपा 4 राज्य में अपनी सरकार बनाई है, वो जगह जगह दंगे कराने के बाद। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को और अपने शाहीन बाग, खास करके शाहीन बाग और ओखला के लोगों को, कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी अतिक्रमण है नहीं जो बुलडोजर चलेगा। और मैं अपनी जनता को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पर अगर किसी भी तरह की कार्रवाई होगी तो हम सबसे आगे होंगे उसे रोकने के लिए। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई या कोई ऑफिशियल किसी भी तरह का प्रोग्रेस है नहीं, क्योंकि जेईई एक्शन से लगातार मेरी बात हो रही है कि इस तरह का कोई भी अतिक्रमण के लिए या स्पेशल कोई लगाने के लिए प्रोग्राम के अतिक्रमण को हटाने का अभी कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं लगा है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जहांगीरपुरी को लेकर, क्योंकि भाजपा चाहती है पूरी दिल्ली के अंदर माहौल बनाना, क्योंकि एमसीडी का चुनाव नजदीक है। एमसीडी के चुनाव को उन्होंने पीछे हटाया। अच्छा, ये जो बात कही जा रही है कि सर्वे हो रहा है और सर्वे हो चुका है और इस सिलसिले में जो है एमसीडी जो है अब आगे बढ़ने वाली है। देखिए, जागरण की खबर थी, फेक खबर है बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई किसी भी तरह का सर्वे नहीं है। यहाँ पे शाहीन बाग में कोई अतिक्रमण, किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं है। अपने अपने लोगों ने अपनी अपनी जमीनों पर अपने मकान बनाए हुए हैं। यहाँ पे किसी तरह के कोई न झुग्गी बनी हुई है न बस्ती है कोई शाहीन बाग अबुल फजल एरिया में। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह से बनाना जा रहे हैं। आज महिपालपुर में नोटिस दे दिए। महिपालपुर में रिच की जमीन है, वहां पर रिच की जमीन पर कुछ मुसलमान बस्ती बसी हुई है, वहां उन्हें नोटिस दिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर शाहीन बाग अबुल फजल की तरफ को अगर ये भाजपा वाले देखेंगे तो उनका सामना करने के लिए हम तैयार खड़े हैं। चलिए, तो ये सीधे तौर पर अब्दुल वाजिद खान साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वाजिद खान उसके सामने खड़े होंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। प्रशांत किशोर और कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरा गांधी खानदान पीके की बैसाखियों पर चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन के वायरल वीडियो पर कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि वायरल वीडियो में किसी मखसूस तबके के लोगों की दुकानों से सामान न खरीदने की अपील की जा रही है। दूसरी जानिब एमएफ हुसैन की मुतनाज़ा पेंटिंग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं की तजलील में खड़ी रहती है। लाउडस्पीकर तनाज़े पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुल्क में हर एक को आज़ादी का हक है, बशर्ते कि किसी की आज़ादी की खिलाफ वर्जी न हो। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत के जरिए दोबारा शुरू की गई तीर्थ दर्शन यात्रा में हवाई जहाज को शामिल करने को लेकर जहां सियासी पार्टियों के जरिए सियासत की जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने तीर्थ दर्शन यात्रा में हवाई जहाज से होने वाली यात्रा में सफर हज को शामिल करने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि हुकूमत के जरिए जो स्कीम शुरू की गई है उसमें हवाई जहाज से सभी मज़ाहिब के लोगों के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराने का मौका यकसां तौर पर फराहम किया जाना चाहिए। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस योजना की बात करें, पहले जहाँ पर रेलवे के जरिए इसमें तमाम तबकात को जो सहूलियात दी गई थी कि अगर हिंदू भाई हैं तो मंदिरों को जा सकते हैं ज़ियारत के लिए, और मुसलमानों को जो है औलिया कराम के आस्थाने की ज़ियारत करवाई गई थी। लेकिन इस बार की अगर आप बात करें तो उसमें हवाई जहाज़ के सफ़र को भी शामिल किया गया। कुछ पार्टियों के जरिए इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। उनसे जानते हैं, हाजी साहब, हुकूमत ने जो तीर्थ दर्शन यात्रा को दोबारा शुरू किया लेकिन इसमें हवाई जहाज़ के सफ़र को भी शामिल किया, जिसको लेकर किस तरह से देखते हैं?
देखिए, बहुत कुछ दिनों से मुल्क के बहुत सारे सूबों में इस तरह की स्कीमें बनाई जा रही हैं कि लोगों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी पहले भी ये स्कीम लागू कर चुकी है और अभी भी उन्होंने ऐलान किया है। तो हमारा उसमें दो कहना है। एक तो मध्य प्रदेश सरकार ने हवाई जहाज के जरिए भी तीर्थ दर्शन कराने की योजना बनाई है, तो मुसलमानों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और मुसलमान तो अव्वल वक्त में हज पे ही जाना चाहता है। तो बहुत ये हज तो मालदार लोगों पर फ़र्ज होता है, लेकिन जो बहुत गरीब लोग होते हैं और उनके पास कोई असबाब नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, वो भी कभी कभी समाज के लोगों से चंदा करके जाते रहते हैं। फरीजा तो नहीं है, लेकिन जाते हैं, दिल में एक तड़प होती है। अगर मध्य प्रदेश सरकार सबके लिए योजना बना रही है तो उन्हें मुसलमानों को भी हज पे भेजना चाहिए।